हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पशु परिचर यानी कि एनिमल अटेंडेंट सीधी भर्ती के बारे में डिटेल में सारी चर्चा करने वाले हैं। भर्ती दोस्तों 5,934 पदों पर है, जिसके कि ऑनलाइन आवेदन 13 अक्टूबर से शुरू हो गए हैं। भर्ती का जो विस्तृत नोटिफिकेशन है 6 अक्टूबर को जारी हो गया था। आवेदन किस तरह से करना है? आवेदन करने से पहले आपके पास देखिए, आपको योग्यता पता होनी चाहिए इस भर्ती की। इस भर्ती में आपकी आयु सीमा क्या रहेगी वो पता होना चाहिए। आवेदन के लिए जो क्या क्या शुल्क लगने वाला है वो आपको पता होना चाहिए। फॉर्म किस तरह से भरेंगे, उसमें फ़ोटो जो हस्ताक्षर वगैरह है तो वो किस तरह से लगाना है, सारी जानकारी आपके पास होना चाहिए। और फॉर्म भरने के बाद मेन जो सवाल आता है कि एग्ज़ाम इस भर्ती की कब तक होगी, तो सारे डाउट्स को लेकर के इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। सारी पॉइंट्स को एक वन बाय वन डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। सबसे पहले आपने यहाँ पर देख लिया है कि कुल पद इस भर्ती के 5,934 है, जिसमें कि गैर अनुसूचित क्षेत्र के 5,281 पद हैं और अनुसूचित क्षेत्र के 653 पदों पर ये भर्ती रहने वाली है। जिसमें दोस्तों हम सबसे पहले ऑनलाइन जो आवेदन शुल्क आपका लगने वाला है उसको लेकर के यहाँ पर बात करते हैं। तो एक बारी जो पंजीयन शुल्क यहाँ पर दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, जिसमें यहाँ पर SSID के माध्यम से आपका जो ऑनलाइन आवेदन होगा। और यहाँ पर जो सामान्य जनरल कैटेगरी है उसमें आपको 600 रुपये जमा करवाने पड़ेंगे, आपका जो फीस लगने वाली है फॉर्म फीस। और जो बाकी कैटेगरीज है उनमें 400 रुपये जमा कराने पड़ेंगे। और जो समस्त दिव्यांग है, दिव्यांग चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, तो उसको लिए यहाँ पर 400 रुपये का आपको फीस जमा करवानी होगी फॉर्म भरते टाइम। और यहाँ पर दोस्तों जो पदों का वर्गीकरण है वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। इसका नोटिफिकेशन जो है मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप अगर नोटिफिकेशन को कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से आप पढ़ लीजिए। हमें यहाँ पर मेन बिंदुओं की चर्चा करनी है, जो कि दोस्तों आपके काम की यहाँ पर जानकारी रहेगी। थोड़ा सा नीचे आने के बाद में 7वें पेज पर छठा पॉइंट है पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता को लेकर के। तो इसमें पहला बिंदु दिया है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंडरी आपकी पास होनी चाहिए या फिर उसके समतुल्य कक्षा आप पास हो सकते हैं। दूसरा बिंदु है, देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। इसके साथ में ही राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान भी आपको होना चाहिए। ये आपकी यहाँ पर योग्यता इस भर्ती में रहेगी। अभी सिर्फ फॉर्म भरने से संबंधित बात कर लेते हैं। इसके बाद में देखिए दोस्तों, 8वां जो बिंदु है आयु सीमा को लेकर के। तो आवेदक जो भी आप फॉर्म भर रहे हैं, तो 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त आपकी हो जानी चाहिए तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ होना चाहिए। अधिकतम आयु 40 वर्ष आपकी नहीं हुई होनी चाहिए। और राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23/9/2022 द्वारा विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन करके आयु सीमा में छूट जो दी गई है आपको कैटेगरी के अनुसार, तो वो आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगला बिंदु। यहाँ पर देखिए, 9वां बिंदु है पेंशन योजना से संबंधित। इसमें देखिए, आप जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो उसका आपका कार्यकाल पूरा होने के बाद में राज्य सरकार के नियमानुसार पेंशन योजना भी लागू रहेगी। इसके बाद में 11वां बिंदु है आपका जो पंजीयन शुल्क जमा करवाने और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि के बारे में। तो ई-मित्र कियोस्क से आप आवेदन कर सकते हैं या फिर ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, इनसे आप जो शुल्क जमा करवा सकते हैं। उसमें 13 अक्टूबर से फॉर्म शुरू है और 11 नवंबर तक फॉर्म चलने वाला है, 11 नवंबर 12 बजे तक। तो जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म भर दीजिएगा, क्योंकि बाद में लास्ट दिनों में साइट में एरर आ जाता है। तो कोशिश करिएगा जल्दी जल्दी आप अपना फॉर्म फिल कर पाएँ। और जो ऑनलाइन आवेदन पत्र है वो भी सेम 13 अक्टूबर से 11 नवंबर तक चलने वाले हैं और आपको आवेदन जल्दी कर देना है। इसके बाद में हम बात करते हैं परीक्षा का माह और दिनांक से रिलेटेड। परीक्षा आपकी इस भर्ती की कब होगी? तो परीक्षा जो है संभावित यहाँ पर एक्सपेक्टेड बता रहे हैं, माह जो है अप्रैल से जून 2024 तक, इस बीच में आपकी परीक्षा हो सकती है। अप्रैल में तो मुश्किल है, तो मई फिर जून 2024 में आपकी एग्ज़ाम होने वाला है। तो सफिशिएंट टाइम रहेगा आपके पास तैयारी का। तो आप ज़रूर से अपना फॉर्म फिल करिएगा, जो भी अपना स्टूडेंट्स तैयारी करना चाहते हैं। इसके बाद में प्रवेश पत्र जो आपका उसी टाइम पर आएगा ऑनलाइन, तो उसकी हम आगे बात कर लेंगे। ईमेल आईडी के माध्यम से और मोबाइल नंबर पर भेजी जा सकती है इसकी सूचना। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आवेदन कैसे करें इसके बारे में बात करते हैं। आवेदन करने से पूर्व दोस्तों आपका जो कैटेगरी वाइज सर्टिफिकेट वगैरह हैं, जैसे ST SC का या OBC कैटेगरी का सर्टिफिकेट, तो वो सब आपके पास नॉर्मल डॉक्यूमेंट सब होने ही चाहिए। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसी कैटेगरी में आपको फॉर्म फिल करना है। और यहाँ पर जो मेन आपको ध्यान रखने वाली बात है, फ़ोटोग्राफ और जो हस्ताक्षर है, सिग्नेचर आपको करने के जो दिशा निर्देश हैं उनको ज़रूर से ध्यान रखना है कि फ़ोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। तो स्पष्ट तौर पर उनको देखते हुए आपको फॉर्म फिल करना है। आवेदक का जो रंगीन जो फ़ोटो है नवीनतम होना चाहिए, अधिकतम 6 माह पुराना हो सकता है। मोबाइल व अन्य स्वयं रचित फ़ोटो का उपयोग ना करें। और फ़ोटो की जो पृष्ठभूमि है वो सफ़ेद या फिर हल्के रंग की होनी चाहिए। कोई भी और रंग होता है तो वो हल्का होना चाहिए, डार्क रंग पीछे नहीं होना चाहिए।
फ़ोटो में आवेदक का जो चेहरा है कम से कम 50% जगह घेरना चाहिए। कई बार हम फ़ोटो अपलोड करते हैं जिसमें छोटा-सा चेहरा दिखता है और बाकी सारा बैकग्राउंड ही दिखता है, तो 50% तक आपका चेहरा दिख रहा होना चाहिए। तो इस तरह से आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगानी है। फ़ोटो में जो आवेदक का चेहरा या फिर सिर किसी भी कपड़े, छाया, बालों द्वारा ढका हुआ नहीं होना चाहिए। आवेदक का सिर, आँख, नाक और ठोड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। यदि आप चश्मा पहनते हैं तो फ़ोटो खिंचवाते समय चश्मा पहन सकते हैं, लेकिन चश्मे का जो चमक है वो नहीं आती होनी चाहिए। ऐसे फ्लैश ना पड़े, आपकी आंखें भी दिख रही होनी चाहिए। आवेदक की जो फ़ोटो है उसमें काला या फिर धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए। चश्मा लगा करके आपको नहीं खींचनी है। अगर आप आंखों का चश्मा यूज़ करते हैं तब फिर आप उसमें छाया में जाकर के फ़ोटो कीजिए ताकि उसकी फ्लैश ना आए। और जो फ़ोटो की जो साइज़ वगैरह है तो जेपीजी प्रारूप में फ़ोटो होनी चाहिए, जिसकी साइज़ 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर यहाँ पर होनी चाहिए। और फ़ोटो जेपीजी के पिक्सल न्यूनतम 240 गुणा 320 या फिर अधिकतम 480 गुणा 640 पिक्सल्स इनमें होनी चाहिए। फ़ाइल को जो आकार है वो 50 केबी से 100 केबी के बीच में होना चाहिए। साइज़ का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। और स्कैन की गई जो फ़ोटो का आकार है 100 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 100 केबी के अंडर में ही आपको फ़ोटो अपलोड करनी होगी, तभी आपका फॉर्म अप्लाई वहाँ पर हो पाएगा, सबमिट हो पाएगा। और परीक्षा के समय प्रवेश पत्र, उपस्थिति पत्र पर लगी जो फ़ोटो है आवेदक से मेल खाती होनी चाहिए, अन्यथा उम्मीदवार अयोग्य ठहराया जा सकता है। तो आपको खुद की ही फ़ोटो लगानी है, ई-मित्र वाले पे भरोसा नहीं करना है। कई बार हम क्या करते हैं दोस्तों, ई-मित्र वाले को ही अपनी डिटेल्स दे कर के आ जाते हैं और फिर वो ई-मित्र वाला अपने अकॉर्डिंग फॉर्म भरता है, बाद में तो फ़ोटो गलत लग जाने के चांसेस वहाँ पर रहते हैं। और बाद में जब करेक्शन के मौके मिलते हैं तो उनमें फ़ोटो, सिग्नेचर ये सब काफ़ी कम चांसेस रहते हैं इनके चेंज होने के। तो फ़ोटो और सिग्नेचर आपको खुद के ही अपलोड करने हैं, वो आपको ध्यान रखना है। खुद ई-मित्र वाले के पास में बैठ कर के आपको फॉर्म भरवाना है, या फिर आप एसएसआईडी से खुद अगर मोबाइल से भर रहे हैं तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और अब हम बात करते हैं सिग्नेचर को लेकर के, तो सिग्नेचर में भी आपको जेपीजी में ही यहाँ पर प्रारूप आपको रखना है। और जो पिक्सल्स वगैरह हैं तो 280 से 80 न्यूनतम रखने हैं और अधिकतम आपको 560 से 160 तक आप रख सकते हैं। और जो फाइल का आकार है वो 20 केबी से 50 केबी तक रखना है। और हस्ताक्षर का जो आकार है वो आप 50 केबी से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए, 20 केबी से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। और जो फ़ोटो का आकार है वो 50 केबी से 100 केबी के बीच में होना चाहिए। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। और जो संशोधन की प्रक्रिया है, अगर आपके फॉर्म में मान लो कोई गलती हो जाती है तो उसको लेकर के भी यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, जिनमें ये बताया है कि अगर यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करवाना चाहता है तो आवेदन पत्र जो होंगे प्राप्ति उनकी अंतिम दिनांक के बाद में 7 दिन आपको संशोधन के दिए जाएंगे। निर्धारित शुल्क आपको 300 रुपये यहाँ पर संशोधन शुल्क लिया जाएगा। और ऑनलाइन आवेदन में आप संशोधन कर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन में क्या क्या संशोधन कर पाएंगे उसको लेकर के बताया है कि ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी फोटो व हस्ताक्षर एवं उन सूचनाओं को परिवर्तित नहीं कर पाएगा जो उसने ओटीआर के समय दर्ज की है। शेष प्रविष्टियों में संशोधन किया जा सकेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको फोटो और हस्ताक्षर तो बिल्कुल सोच समझ करके डालने हैं, ठीक ठीक डालना है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना रहे। और जो ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने एवं संशोधन हेतु निर्धारित जो फीस है वो जमा कराने की प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के समान ही रहेगी। तो ऑनलाइन आवेदन आप जिस तरह से करेंगे सेम उसी तरह से संशोधन का जो प्रक्रिया है वो भी रहने वाली है। दूसरा बिंदु है कि यदि किसी अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि रह जाती है या किसी कारणवश आवेदन करने की अंतिम दिनांक के पश्चात 7 दिवस के भीतर अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन नहीं कर पाता है तो अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने का एक और अंतिम अवसर परीक्षा आयोजन के पश्चात ऑनलाइन त्रुटि संशोधन हेतु एक अंतिम निश्चित समय दिया जाएगा, जिसमें अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन की त्रुटि को ऑनलाइन संशोधन कर सकेगा। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन हेतु दिनांक एवं समय की सूचना पृथक से बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से जारी की जाएगी। उक्त निर्धारित समय में अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित संशोधन शुल्क 300 रुपये ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया के समान भुगतान करके संशोधन कर सकेगा। तो जब भी आप संशोधन करेंगे 300 रुपये आपको यहाँ पर पे करने पड़ेंगे। इसके पश्चात ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन परिवर्तन स्वीकार्य नहीं किया जाएगा तथा ऐसी किसी भी त्रुटि का संपूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही रहने वाला है। तो ये बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद में हम बात करते हैं आपके जो प्रमाण पत्र वगैरह सर्टिफिकेट हैं उनको लेकर मैंने बता दिया है कि जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जो भी आपके पास एक्स्ट्रा मान लो आप दिव्यांग है तो दिव्यांग आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और वो अगर आपके टाइम पीरियड उसका एक्सपायर हो गया है तो नया आपको बनवा लेना है। तो वो सब कुछ आपको ध्यान रखना है। जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कि हाँ भाई मैं इस कैटेगरी से हूँ। तो वो आपको ध्यान रखना है। आपको नॉर्मल सारी जानकारियाँ पहले से ऑलरेडी पता है, ज़्यादा डिटेल में समझाने की यहाँ पर ज़रूरत कोई भी नहीं है।
और अगर फिर भी आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक डाल दिया है। तो और कोई डाउट और कोई समस्या आपके पास अगर रहती है तो इस नोटिफिकेशन के एक एक बिंदु को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें दोस्तों हम बात करते हैं अब परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम को लेकर के। तो प्रश्न पत्र आपके 150 प्रश्नों का 150 नंबर का एक प्रश्न 1 नंबर का रहने वाला है, जिसमें भाग ए में 105 प्रश्न रहेंगे जो कि 105 नंबर के, और भाग ब में 45 प्रश्न रहेंगे 45 नंबर के, और समयावधि 3 घंटे पेपर रहने वाला है, जिसके 3 बिंदु ऊपर के यही बताया है कि 150 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे 150 नंबर के, और अधिकतम 1 अंक एक प्रश्न का देय होगा सही उत्तर का। गलत उत्तर पर 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, और प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य होगा। इसका सीधा अर्थ ये है कि 5,934 पदों पर जो भर्ती है, इसमें 40% से अधिक अंक अगर 5,000 विद्यार्थियों के ही आते हैं तो 5,000 को ही सिलेक्शन मिलेगा। जिसके 40% से कम है तो फिर वो 934 जो पद हैं वो फिर दोस्तों खाली रहने वाला है नेक्स्ट भर्ती के लिए। तो 40% से ऊपर नंबर आएंगे तो उनको ही काउंट करेंगे, भर्ती की जो काउंसलिंग वगैरह प्रक्रिया रहेगी बाद की, तो उनमें उनको 40% से ऊपर वालों को ही काउंट करेंगे। इसके बाद में छठा बिंदु है कि परीक्षा का जो मानक है, जो स्तर है, वो सेकेंडरी लेवल का ही रहने वाला है, तो ज़्यादा दिक्कतें आपको नहीं आएगी, आप आसानी से सिलेबस को कवर कर पाएंगे। और देखिए अप्रैल जून तक का टाइम है, तो आप अच्छे से सफिशिएंट टाइम के अंतर्गत आप अच्छे से सिलेबस को कवर कर पाएंगे। सिलेबस के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम चर्चा कर लेते हैं। प्रश्नों की संख्या देखिए, जो भाग ए है इसमें 105 प्रश्न है, जिसमें राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ के साथ माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान, जिसमें दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला, समसामयिकी विषय आदि समाविष्ट हो, पर वस्तुपूरक प्रकार के प्रश्न यहाँ पर रहेंगे। कुल मिलाकर के आप अगर रीट की तैयारी कर रहे हैं तो रीट का ही सिलेबस आप इसे मान लीजिएगा, क्योंकि देखिए समसामयिकी करंट अफेयर्स सारा आ गया, संस्कृति आ गई, कला आ गई, इतिहास आ गया, भूगोल आ गया, सामाजिक अध्ययन आ गया, गणित आ गया, दैनिक विज्ञान सारा आ गया, सामान्य ज्ञान, तो सब कुछ आ गया यहाँ पर। कंप्लीट जीके आप इसे कह सकते हैं, राजस्थान का पूरा जीके आ गया है। और इसके बाद में जो भाग ब है, इसमें कुछ बिंदु हैं पशुपालन से संबंधित, तो पशुपालन से संबंधित निम्न बिंदुओं का सामान्य ज्ञान, जिसमें प्रदेश में पशुओं की प्रमुख जो देशी नस्लें हैं उनको कृत्रिम गर्भाधान, बधियाकरण, संकरण प्रजनन, दूध दोहन, दूध श्रवण काल, स्वच्छ दूध उत्पादन, पशु एवं कुक्कुट प्रबंधन, जैविक अपशिष्टों का निस्तारण, संतुलित पशु आहार, चारा फसलें, चारा चरागाह विकास, स्वस्थ तथा बीमार पशुओं की पहचान, पशुओं में अंतः एवं बाह्य परजीवी रोग, पशुओं में टीकाकरण से संबंधित प्रश्न आएंगे, पशुधन प्रसार, भेड़ बकरियों का स्वास्थ्य कैलेंडर, ऊन, मांस, दूध व अंडों का देश व राज्य में उत्पादन स्थान, प्रति व्यक्ति दूध, मांस, अंडों की उपलब्धता, प्रति पशु दूध की उत्पादकता, ऊन, कतरन, भार ढोने वाले पशु, वर्मी कंपोस्ट खाद के बारे में, पशुओं के चमड़े एवं हड्डियों के उपयोग के बारे में, पशुओं की उम्र ज्ञात करने के बारे में, पॉलीथीन से पशुओं को क्या क्या हानि हो रही है, पर्यावरण को क्या क्या हानि हो रही है, पशु बीमा, पशु क्रय से संबंधित रखने वाली जो सावधानियां हैं, पशु मेले के बारे में, पशु गणना के बारे में, गौशाला प्रबंधन के बारे में, साफ सफाई का महत्व, गोबर मूत्र का उचित निष्पादन और पशुधन उत्पादों का विपणन, डेयरी विकास गतिविधियों का पशुपालन विभाग की प्रमुख योजनाएं आदि का समावेश इस जो सारे सिलेबस में रहने वाला है। तो 45 नंबर का मटेरियल जानवरों से संबंधित आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। उनके देखिए मोटे मोटे आपको दिए पॉइंट यहाँ पर रहेंगे, टीकाकरण से संबंधित, उनके चारे वगैरह के बारे में, स्वास्थ्य से उनके संबंधित, और यहाँ पर जो उनसे हमें जो उत्पाद प्राप्त होते हैं जैसे मांस, दूध, अंडे, ऊन, इस तरह की जानकारी आपको रखनी है। और कहाँ पर कौन सी नस्लें पाई जाती है वो आपको जानकारी रखनी है, नस्लों के बारे में, कृत्रिम गर्भाधान के बारे में, और इसी क्रम में गौशाला प्रबंधन, साफ सफाई, पर्यावरण को हानि वगैरह के बारे में, पॉलीथीन वगैरह के जो दुष्प्रभाव हैं उन सब के बारे में आपको पढ़ना होगा। तो ये सिलेबस है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप अगर रूटीन बना करके तैयारी करेंगे तो आप इसमें जो सफिशियंट टाइम है 4-5 महीने का, इसमें आप आसानी से कवर कर पाएंगे। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में दूर हो गए होंगे। फिर भी इससे संबंधित आपका कोई भी डाउट रहता है, कोई भी आपकी समस्या रहती है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में उस पर डिस्कस करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।